आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत ने ओलंपिक में लगातार दूसरी बार हॉकी का कांस्य पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। मुजफ्फरपुर में ब्लास्ट। बच्चे यूट्यूब से सीख रहे थे बम बनाना, तभी हुआ धमाका, 5 घायल। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की निंदा की। संविधान और मुस्लिम संस्थानों को कमजोर करने का आरोप लगाया। राजनीति की आइटम गर्ल्स। फिरोज खान ने AIMIM के ओवैसी भाइयों पर किया हमला। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching. E-was, प्यार से घर संवारने दो। शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 17 महीने के बाद जमानत दे दी। तब से सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद थे। बताया जा रहा है मनीष सिसोदिया अब जेल बाहर आएंगे। बता दें कि कथित शराब घोटाले में ट्रायल शुरू होने में हुई देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने CBI और ED दोनों मामलों में जमानत दे दी है। इस मामले पर आदेश जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की पीठ ने 3 दिन पहले 6 अगस्त को ही सुरक्षित रखा था। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दरअसल इससे पहले हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हिंदुस्तान में आज कई सारे ऐसे केसेस हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं, चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद भी महीने भर उनको years on they are being incarcerated, they are being imprisoned, which is definitely wrong. I welcome the verdict of Supreme Court, in granting bail to Mr. Manish Sisodia. I do hope that everybody against whom charge sheet has already been filed, be it Kavita, be it Mr. Kejriwal, and anybody else in the case, or any other case for that matter, also will get the relief, because this is truly atrocious. Because to keep somebody in the prison for, a long, prolonged period of time, curtailing their freedom, curtailing their liberty, and basically infringing on all the democratic values that we espouse in the Constitution is truly wrong. And I do believe and I do pray that Kavita and others also will be getting the relief, judicial relief soon. 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी। यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी, और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? मैं जानती हूं कि आज आम आदमी पार्टी के ऑफिस में हर्षोल्लास का माहौल है, स्वाभाविक सी बात है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं। वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल दागे और भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर ओलंपिक में लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीता है। ये जीत अनुभवी गोलकीपर PR श्रीजेश को शानदार विदाई देने के लिए एक आदर्श था। भारत ने सेमीफाइनल में जर्मनी के खिलाफ 2-3 की हार के बाद शानदार वापसी की और मैच के अधिकांश हिस्से में सकारात्मक हॉकी खेली। पहले क्वार्टर में भारतीय टीम ने आक्रामक खेल दिखाया और शुरुआती मिनटों में ही अपना दबदबा दिखा दिया, लेकिन पहले 15 मिनट के बाद स्पेन ने भी जोरदार वापसी की। नीरज चोपड़ा की दूसरी बार स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी और उन्हें पेरिस ओलंपिक में पुरुष भाला फेंक के फाइनल में सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। चोपड़ा, जिन्होंने क्वालिफाइंग में 89.34 मीटर की शानदार फेंक के साथ फाइनल में प्रवेश किया था, उन्होंने फाइनल में 89.45 मीटर का थ्रो किया। ये उनकी दूसरी सबसे अच्छी कोशिश थी, जो कि 87.58 मीटर की फेंक से बेहतर थी, जिससे कि उन्होंने टोक्यो में स्वर्ण पदक जीता था।
हालांकि ये प्रदर्शन विश्व चैंपियन और डायमंड लीग फाइनल विजेता चोपड़ा के लिए काफी नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। नदीम ने अपने अच्छे दोस्त चोपड़ा को मात देते हुए नया ओलंपिक रिकॉर्ड स्थापित किया। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की निंदा की, संविधान और मुस्लिम संस्थानों को कमजोर करने का आरोप लगाया। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ जोरदार विरोध किया। ओवैसी ने बताया कि विधेयक के प्रस्तुत होने से पहले उनकी पार्टी ने अध्यक्ष को नियम 72 के तहत नोटिस देकर अपना विरोध दर्ज कराया था। उनका कहना है कि ये विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 का उल्लंघन करता है और न्यायिक स्वतंत्रता और शक्ति के पृथक्करण को कमजोर करता है। ओवैसी का आरोप है कि विधेयक का उद्देश्य हिंदुत्व संगठनों द्वारा दावा किए गए मस्जिदों और दरगाहों को जब्त करना है और ये वक्फ बोर्ड को प्रभावी ढंग से खत्म करता है। उन्होंने विधेयक को वक्फ संस्थानों को कमजोर करने और मुसलमानों के अधिकारों को कम करने की कोशिश बताता है और इसके समर्थकों पर झूठे तर्क प्रस्तुत करने और विधायी अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। देखिए, इस बिल के इंट्रोडक्शन से पहले हमने रूल 72 के तहत स्पीकर को हमने एक नोटिस भिजाया था कि हम इस बिल के इंट्रोडक्शन के खिलाफ हैं, राइट। और हमारा मानना यह है कि ये जो बिल है आर्टिकल 14, 15 और 25 का उसके प्रिंसिपल्स का वायलेशन करता है। ये बिल बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का उसका वायलेशन करता है और खासतौर से जुडिशियल इंडिपेंडेंस का और सेपरेशन ऑफ पावर्स का ही वायलेशन करता है। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो वक्फ बाय यूजर का सेक्शन 3RI है, उसको ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर को हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, क्यों निकालेंगे? आप इसलिए निकालेंगे ताकि आप जितने मस्जिदों पर RSS का दावा है वो छीनना चाह रहे हैं, आप जितने दरगाहों पर राइट विंग हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन का दावा है, जैसा अपने मुंबई में हाजी मलंग की दरगाह है, छीनना चाह रहे। वक्फ बाय यूजर का आप निकाल कर बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन लेकर, भाई 400 साल का डॉक्यूमेंटेशन रेवेन्यू साथ नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे? आप दे देंगे क्या? चेंज कर देंगे? ये एक सबसे बड़ा डेंजरस जो उसमें सेक्शन है। दूसरा, उसमें वक्फ अल औलाद का क्लॉज 4 का है। देखिए, भारत में जो कानून है ना, वो किसी को रोकता नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को विल के जरिए डिस्पोज करे या किसी को गिफ्ट दे। तो वो कोई मुसलमान अगर अपनी औलाद के लिए वक्फ कर रहा है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में इजाजत है इसकी, सब जगह दूसरे गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में इजाजत है, तो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं होगा? पांचवी बात यह है कि इसमें आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो 5 साल उसके हो गए इस्लाम कबूल करके तभी वक्फ करेगा। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ग्रेव वायलेशन है। अच्छा, दूसरे रिलीजन को मानने वालों के लिए ऐसा कानून है? नहीं है। और आप कौन होते हैं तय करने वाले मुसलमान हुआ नहीं हुआ? 5 साल उसको रुकना चाहिए तभी जाकर, माने आप वेट करेंगे हैं? और ये और एक उसमें जो बात जो ऑब्जेक्शनेबल है वो ये है कि अगर कोई सेक्शन 61 में आपने डीएम को बहुत पावर्स दे दिए, अब डीएम को फैसला करता है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, मुझे ट्राइब्यूनल जाना है। अब ट्राइब्यूनल पहले क्या था, एक जज था, डिस्ट्रिक्ट जज सीनियर सीजीआई अपॉइंट, 2 लोग थे। अब कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल में 2 लोग होंगे, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और एक ऑफिसर होगा, क्या होगा वो, ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का। कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर बैठकर रिटायर्ड कलेक्टर के खिलाफ ऑर्डर देगा? तो ये खुद अच्छा, और एक बात, कलेक्टर कैसे जज बनेगा? फैसला भी वही करेगा, जज भी वही करेगा। ये प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो इसमें कई सेक्शंस हैं जो खतरनाक है, कई जो वक्फ बोर्ड के फेवर में नहीं है, वक्फ को खत्म करना चाहते हैं। तो सरकार की दलील ये है कि सब दलील झूठी है। जो कि वक्फ बोर्ड एक वो जो बोल रहे हैं ना, वो गांव डिक्लेयर कौन किया, वो बताएं देश को। वो गांव डिक्लेयर अगर हुआ है तो वक्फ बोर्ड पे नहीं बोलने पे नहीं हुआ है, इसलिए हुआ है कि सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट आई, उसके बाद गजीट इशू हुआ, और गजीट के लिए 1 साल का टाइम मुसलमानों के लिए है, नॉन मुस्लिम के लिए कभी भी टाइम है। आप उसको ऑब्जेक्ट करिए ना। हैदराबाद में भी ऐसे के प्रॉपर्टीज थे जिनको गजीट के बाद भी कोर्ट ने ओवररूल किया। आप मिसालें दे रहे हैं। ये सुनेरी बाग की मस्जिद का अगर डॉक्यूमेंटेशन लाओ कहां से लाएंगे बताइए?
मेरे पास तो मंत्र शंतर नहीं है कि 200 साल पुराने के मरने वालों की रूहों को बुलाकर मंत्री जी के पास ले जाऊं कि देखो ये रूह है और ये कह रही कि वक्फ है। ये क्या बात कर रहे हैं? तो ये लेजिस्लेशन नहीं है, वक्फ को बुलडोज करके खत्म करने का, मुसलमान इजाजत लूटने का है। तेलंगाना के एक प्रवासी मजदूर राठौर नामदेव ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और भारतीय अधिकारियों से कुवैत के रेगिस्तान से उसे बचाने की अपील की है, जहां उसे ऊँटों की देखभाल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक वीडियो संदेश में नामदेव, जो निर्मल जिले के मुठोल मंडल के रूबी गांव का निवासी है, उसने बताया कि उसे दिल्ली स्थित एक भर्ती कंपनी के द्वारा हाउस कीपर के वीजा पर कुवैत भेजा गया। हालांकि कुवैत पहुंचने पर उसे कठोर रेगिस्तानी परिस्थितियों में ऊँटों की देखभाल करने के लिए मजबूर किया गया। स्थिति और भी जटिल हो गई क्योंकि उसका पासपोर्ट, जो जुलाई 2024 में समाप्त हो गया था, वीडियो की अपील के साथ ऑनलाइन सामने आया। वीडियो में नामदेव अपनी निराशा व्यक्त करता है और भारत लौटने के लिए तुरंत सहायता की अपील करता है। उसके परिवार और स्थानीय अधिकारियों ने भी उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की ताकि उसे सुरक्षित वापस लाया जा सके। बिहार के मुजफ्फरपुर में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया जा रहा था कि जान पर बन आई। एक गांव में कुछ बच्चे यूट्यूब की मदद से बम बनाने की कोशिश कर रहे थे और तभी ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में 5 बच्चे घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक घटना गायघाट थाना क्षेत्र के मुन्नी बगरा कल्याण गांव की है। मंगलवार शाम को गांव के कुछ बच्चे यूट्यूब से वीडियो देखकर बम बनाने की कोशिश कर रहे थे और तभी जोरदार ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद गांव में हड़कंप मच गया। धमाके की आवाज सुनकर ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे बच्चे को फौरन ही इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती कराया। इस घटना में 5 बच्चे घायल हो गए। बच्चों के हाथ, पैर और चेहरे झुलस गए हैं। इनमें से 3 अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और एक की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि पहले तो ग्रामीणों ने विस्फोट की बात छिपाने की कोशिश की, लेकिन गांव पहुंचने पर इसका खुलासा हो गया। पुलिस से घटनास्थल की छानबीन की गई, लेकिन कोई भी विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला। बताया जा रहा है कि बच्चे स्कूल से पढ़कर आ रहे थे, तभी बम फोड़ने की बात हुई। बच्चों ने माचिस की तिल्लियों का मसाला और पटाखे का बारूद इकट्ठा किया, उसे माचिस के डिब्बे में भर दिया और फिर आग लगा दी। तभी जोरदार धमाका हुआ। फिलहाल इस घटना की जांच जारी है। शाहजहांपुर में एक महिला ने अपने पति का सर ईंट से इतनी बुरी तरह से कूचा कि उसका भेजा बाहर आ गया। पति का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने नॉनवेज बनाने के लिए कहा। ईंट से मारते समय पत्नी गुस्से में बोलती रही, आज तेरा भेजा फाड़ दूंगी। साथ ही बीच बीच में रो भी रही थी। घटना का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और मामला रोजा थाना क्षेत्र का है। गायत्री नॉनवेज नहीं खाती थी, जबकि सत्यपाल नॉनवेज का बहुत ही ज्यादा शौकीन था। वो अक्सर घर में नॉनवेज बनवाता था, इसे लेकर उसकी हमेशा ही पत्नी से लड़ाई भी होती। गायत्री ने मना कर दिया तो सत्यपाल भड़क गया। दोनों के बीच झगड़ा हो गया और इसी बीच गायत्री ने घर में रखी ईंट उठाकर पति पर हमला कर दिया। सत्यपाल बचने के लिए घर से बाहर गया। गायत्री भी उसके पीछे दौड़ी और बाहर आकर सत्यपाल को गिरा दिया और इसके बाद उसके सीने पर बैठकर ईंट से सर पर ताबड़तोड़ हमले करने लगी। गायत्री इतनी गुस्से में थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि महिला मानसिक रूप से कमजोर है और उसका इलाज भी चल रहा है। हाल ही में हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में सियासी उठापटक के बाद आए भूचाल को लेकर आज हजारों की संख्या में संत समाज और अनेक हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। बांग्लादेश में अनिश्चितता, हिंसा और अराजकता की स्थिति जो बनी है, उसके चलते वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के धार्मिक स्थलों, घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। बांग्लादेश में वैसे भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं और ऐसे में महिलाओं और बच्चियों पर हुई अमानवीय हरकतों से कोई सुरक्षित नहीं दिख रहा। ऐसे में आज सैकड़ों की संख्या में संत, सनातन धर्म समाज सहित अनेक हिंदू संगठनों से जुड़े पुरुष और महिलाओं ने हाथों में भगवा लेकर आक्रोश रैली निकाली। शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई ये आक्रोश रैली जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां संतों ने एडीएम शहर वंदना खोरवाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भारत सरकार से आग्रह किया गया है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रभावी मदद और कदम उठाए जाएं। बांग्लादेश में पिछले दिनों में हुई जो राजनीतिक उठापटक है, उठापटक के बाद में आज पूरा हिंदू समाज आज सड़क पर निकला है, जिसमें संत महात्मा के साथ साथ में पूरे हिंदू सनातन संस्कृति के लोग भी यहाँ विराजमान है। हम बात करते हैं सर, क्या मामला रहा और क्या आज क्या प्रदर्शन हो रहा है? ऐसा है, जिस तरह बांग्लादेश में मिलिट्री शासन लग गया, उसके बावजूद भी खासतौर अल्पसंख्यक व हिंदू समाज के मंदिर, उनकी दुकानों, उनके मकानों को आग लगाकर
और उनको कत्लेआम किया जा रहा है, महिलाओं के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया जा रहा है। हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हस्तक्षेप कर तुरंत ये रोका जाए, हिंदू समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं, और जो भारत आ रहे हैं उनको तुरंत भरण पोषण को उनकी नागरिकता दे, और विश्व का यूएनए और ये सब आंख बंद करके बैठे हुए हैं। जहां इतने हिंदुओं पर निर्मम हत्या हो रही है, आज भी उनकी आंखें नहीं खुली है। इसलिए ये भीलवाड़े का संत समाज, सनातन समाज आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे साथ शहर विधायक अशोक कोठारी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या मुद्दे रहने वाले? आज बांग्लादेश में जो सनातन धर्म, हिंदुओं पर जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है वो एक मानवता पर कलंक है, और उसके विरोध में भीलवाड़ा में सबसे पहले पहल की संत समाज और सभी सनातन धर्म के सभी समाज के द्वारा कलेक्टर के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया जा रहा है, विरोध दर्ज किया जा रहा है कि आप तुरंत हस्तक्षेप कर इस अत्याचार अन्याय को रोके। और हम सब भीलवाड़ा वासी और देशवासियों से भी निवेदन करेंगे, हम सबको विरोध दर्ज करना चाहिए और आगे आना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे शहर विधायक और संत समाज पूरा आज भीलवाड़ा की सड़कों पर आया है, और इनका कहना है कि जो बांग्लादेश में अराजकता फैलाई जा रही है, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचार के खिलाफ ये आज प्रदर्शन किया जा रहा है और महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी ने शहर की सभी संपत्तियों और उपयोगिताओं को सटीकता के साथ मैप करने के लिए एक इंटीग्रेटेड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस सर्विस शुरू किया है। जीएचएमसी के आयुक्त अम्रपाली कटा के अनुसार 90 टीमों में प्रत्येक 2 सदस्य शामिल हैं जो इस परियोजना पर काम कर रहे हैं। सर्वे की ज़रूरतों के आधार पर इन टीमों की संख्या को अगले 6 महीने में बढ़ाकर 600 करने की योजना है। वर्तमान में जीआईएस मैपिंग हैदराबाद के हायर्ड नगर, मियापुर, चंदन नगर, केपीएचबी कॉलोनी, उप्पल और हैदराबाद नगर क्षेत्रों को कवर कर रही है। ये क्षेत्र जीएचएमसी के 5 सर्कल कुकुटपल्ली, मुसीपेट, चंदन नगर, उप्पल और हैदराबाद नगर में आते हैं। आयुक्त आम्रपाली ने कहा है कि इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण परिणाम हर संपत्ति के लिए एक अद्वितीय पहचान संख्या डिजिटल एड्रेस का निर्माण होगा। ये डिजिटल एड्रेस सेवा वितरण की सटीकता को बढ़ाएगी और उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि कचरा संग्रहण और आपातकालीन प्रबंधन की प्रक्रिया में सुधार होगा क्योंकि सही स्थान उपलब्ध होगा। तेलंगाना के करीमनगर में गुरुवार को एक 18 महीने के बच्चे को एक आवारा कुत्ते के हमले में चोटें आई हैं। आवारा कुत्ता उस समय बच्चे हरिनंदन पर हमला कर दिया जब वो अपनी घर के बाहर सतवाहन विश्वविद्यालय के पास एक अन्य बच्चे के साथ खेल रहा था। घटना का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है कि जैसे ही एक काला आवारा कुत्ता दोनों बच्चों के पास पहुंचता है और इनमें से एक बच्चे ने भागने की कोशिश की, जबकि कुत्ता दूसरे बच्चे पर हमला करता है। कुत्ता बच्चे को गिराकर काटने लगा। हमले में बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं। परिवार के सदस्य तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल बच्चे को करीमनगर के अस्पताल में इलाज के लिए ले गए। बच्चे की हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसका इलाज जारी है। हैदराबाद में एक अजीबोगरीब घटना में एक महिला ने शहर की आरटीसी बस पर शराब की बोतल फेंकी और फिर कंडक्टर पर सांप फेंक दिया। ये घटना गुरुवार को विद्यानगर में घटी। बस जो दिलसुख नगर डिपो की थी, सिकंदराबाद से एलबी नगर की ओर जा रही थी। पुलिस के अनुसार जब बस विद्यानगर बस स्टॉप पर फ्री लेफ्ट ले रही थी, तभी महिला ने बस को रुकवाने के लिए इशारा किया। जब ड्राइवर ने बस को नहीं रोका तो महिला ने शराब की बोतल फेंक दी। बस के रुकने के बाद महिला कंडक्टर ने महिला को डांटा और पकड़ने की कोशिश की। तभी महिला ने अपने बैग से सांप निकालकर कंडक्टर पर फेंक दिया। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। इस घटना ने सार्वजनिक सुरक्षा और नशे में व्यक्तियों के व्यवहार पर सवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता फिरोज खान ने एआईएमआईएम नेताओं पर तीखी आलोचना करते हुए ओवैसी भाइयों पर अवसरवाद और राजनीतिक असंगति का आरोप लगाया। एक वीडियो में खान ने एआईएमआईएम पार्टी की तुलना आइटम गर्ल्स से की है, ये इशारा करते हुए कि पार्टी को राजनीतिक मंच पर गंभीरता से नहीं लिया जाता। खान ने आगे कहा कि ओवैसी भाई खुद को किसी भी सत्ताधारी के साथ जोड़ लेते हैं और इसका एक रंगीन उदाहरण देते हुए कहा, एक गिरगिट केवल रंग तब बदलता है जब वो पेड़ या चट्टान पर चढ़ता है, लेकिन ये भाई तो पेड़ या चट्टान को देखकर ही अपना रंग बदल लेते हैं।
खान ने AIMIM की तेलंगाना की मुख्यमंत्री केसीआर के साथ पूर्व की साझेदारी पर भी टिप्पणी की और कहा पिछले 10 सालों से उन्होंने केसीआर को अपना दोस्त बताया और अब वो रेवंत रेड्डी को अपना दोस्त बता रहे हैं और उनकी गोदी में बैठे हैं। ये हर किसी के साथ दोस्ती कर लेते हैं जो कि सत्ता में होता है। MIM मुजरा पार्टी आइटम गर्ल जैसा रहता है तुम लोग का ड्रामा, कोई सीरियस नहीं लेता तुम लोग, हर टाइम ब्लैकमेल, हर टाइम। और तुम लोग को मान लेना बाप, वाह, एक गिरगुट तो भी झाड़ पे चढ़े बाद हरा होता और एक पत्थर के ऊपर चढ़े बाद नीला होता। मगर तुम लोग झाड़ को देख के हरे बन जाते, पत्थर पे चलने से पहले नीले हो जाते बाप। 10 साल क्या दोस्ती निभाए रे केसीआर से, हफ्ते भर में छोड़ देंगे रेवंत रेड्डी के गोद में गिर गए। तुम किसके दोस्त थे? किसके भी नहीं दोस्त थे तुम, समझे ना? तुम और तुम्हारे भाई किसके दोस्त हो नहीं सकते तुम। जो भी पावर में रहता उसके गोद में रहते तुम लोग, वहां पे एक ट्रू दोस्ती तुम्हारी। क्या था मामला तुम्हारा? वाह रे वाह, राज सेक्रेटरी के पास थे तुम लोग, पूरे मामले करे, रोशिया के पास पूरे मामले, केसीआर के पास पूरे मामले। आम रहता, देखो आम चूस के छोड़ते, वो है करते तुम लोग पूरा। अब हमारा नया आम है रेवंत अन्ना, बट रेवंत अन्ना विजनरी है, रेवंत अन्ना इतना स्मार्ट है, इतना शार्प है, आम बताता मगर चूसने नहीं देता। जो भी रूलिंग पार्टी है तो उसको मैनेज कर ले। मैं भी हिम्मतनगर में पैदा हुआ, उन्होंने भी हिम्मतनगर में पैदा हुए, बचपने से देख रहे हैं उनको, स्कूल में देखा, कॉलेज में देखा, MBBS में देखा, सियासत में देखा, आज भी देख रहा हूँ, कल भी देख रहा हूँ। तो 35 साल में कभी रेवंत रेड्डी को मैं नहीं देखा उनके करीब, रोज आगे पीछे हम देखते रहते थे। तो अब ये नई दोस्ती कहां से आ गई? और ठहर के बोल रहे आई एम अ ट्रू फ्रेंड, आई एम अ ट्रू फ्रेंड। तुम किसके दोस्त थे? किसके भी नहीं दोस्त थे तुम, समझे ना? तुम और तुम्हारे भाई किसके दोस्त हो नहीं सकते तुम। जो भी पावर में रहता उसके गोद में रहते तुम लोग, वहां पे एक ट्रू दोस्ती तुम्हारी। भारत ने ओलंपिक में लगातार दूसरी बार हॉकी का कांस्य पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। मुजफ्फरपुर में ब्लास्ट, बच्चे यूट्यूब से सीख रहे थे बम बनाना, तभी हुआ धमाका, 5 घायल। AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की निंदा की, संविधान और मुस्लिम संस्थानों को कमजोर करने का आरोप लगाया। राजनीति की आइटम गर्ल्स, फिरोज खान ने AIMIM के ओवैसी भाइयों पर किया हमला। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching. was प्यार से घर संवारने दो। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।